हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इनके रिलेटेड हम काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे। तो शुरू करेंगे फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी पहले है। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, देखो पहले डेफिनेशन अगर देखी जाए तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं एन से। डिनोट किससे करते हैं, एन से। तो अगर मैं इसी को अब लिखूंगा तो एन किसके बराबर आएगा, एन आएगा इक्विवेलेंट्स ऑफ solute present per liter of solution, present per liter of solution, V of solution in liter। ठीक है, V of solution in liter। तो ये इसकी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो वही मैंने लिखा, इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये पहली इसकी डेफिनेशन हो गई है। ठीक है, तो अगर मैं इसी को ऐसे लिखूंगा, अब इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम लिख सकता हूं ना, इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो इक्विवेलेंट्स किसके बराबर आएगा, अब इक्विवेलेंट्स आएगा मुझे बराबर, इक्विवेलेंट्स किसके बराबर आएगा, V इंटू एन या V इंटू एन। ठीक है, V इंटू एन, वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी। तो एक ये आ गया मुझे V इंटू एन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, ये आया V इंटू एन। ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होते हैं वो भी तो पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट्स होते हैं बराबर, ये हम यहां पे लिखेंगे, इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होते हैं, इक्विवेलेंट्स होते हैं बराबर। जैसे हम मोल्स कैसे लिखते थे, मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ऐसे करते थे ना। तो उसी तरीके से इसको भी लिखेंगे, इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास, वैसे गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। वहां पे गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास करते थे, लेकिन यहां पे गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, क्योंकि इक्विवेलेंट से। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, गिवन मास को रिप्रेजेंट करते हैं W से और इक्विवेलेंट मास को E से। ठीक है, W बाई E। तो इक्विवेलेंट्स किसके बराबर आए हमें, W बाई E। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये इक्विवेलेंट मास जो है वो किसके बराबर होता है, होता क्या है वो, इक्विवेलेंट मास। तो वो भी हम लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास E किसके बराबर होता है, E होता है बराबर मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास mm, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, डिवाइड बाय n मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। ठीक है, तो ये हमें कुछ यहां पे आ गया है। ठीक है, एक ये आ गया है और एक ये आ गया है। ठीक है, ये चीजें हमें आ गई हैं, ये तीन चीजें। इक्विवेलेंट्स W बाई E। तो इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास और डिवाइड बाय n फैक्टर। हम देखेंगे n फैक्टर क्या होता है, काफी अच्छे से देखेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो उस चीज का। ठीक है, लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, लेकिन हमने यहां पे क्या पढ़ा था, मोलैरिटी किसके बराबर होती है, जरा बता मुझे, मोलैरिटी किसके बराबर होती है। यहां पे मैं लिखूंगा मोलैरिटी किसके बराबर होती है, बताओ जरा। मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मैं लिख सकता हूं मोल्स
डिवाइड बाय वॉल्यूम V, ठीक है, मोलस डिवाइड बाय V। तो मोलस को क्या लिखूंगा मैं, मोलस को ऐसे लिख सकता हूं फिर, तो मोलस को ऐसे लिख सकता हूं, मोलस किसके बराबर है, m इंटू वी, m इंटू वी, ये और एक फॉर्म, ये तो आपको पता ही है, मोलस होते हैं m इंटू वी, ठीक है। अगर मैं अब इस और इसको डिवाइड कर दूं, इस और इसको डिवाइड कर दूं, किसको, एक इसको इससे डिवाइड कर दूं, ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो m इंटू वी, ऐसे m इंटू वी, m इंटू वी किसके बराबर है, मोल्स के। तो मोल्स डिवाइड किससे करना है, डिवाइड इससे करना है, तो डिवाइड करो इससे, ठीक है, v इंटू एन डिवाइड बाई इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहां से क्या क्या कटेगा, v और v कटेगा, ठीक है। m बाई एन किसके बराबर आया, m बाई एन किसके बराबर आया, बताओ जरा, m बाई एन किसके बराबर आया, m बाई एन किसके बराबर आया, m बाई एन किसके बराबर आया, यहां मैं ऊपर इसको लिखता हूं, यहां पे मैं इसको इरेज करता हूं, आप इसका ये यहां तक लिखो, तो उसके बाद मैं आप इरेज करता हूं इसको, ठीक है, सो दैट हम यहां पे लिख पाए, ठीक है। तो m बाई एन किसके बराबर आया मुझे, m बाई एन मोलस बाई इक्विवेलेंट्स, ठीक है, मोलस बाई इक्विवेलेंट्स, ठीक है, मोलस बाई इक्विवेलेंट्स। मोलस किसके बराबर होते हैं, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास होते हैं, मोलस होते हैं बराबर गिवन मास को W से रिप्रेजेंट करें, मॉलिक्यूलर मास को M से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, M से मॉलिक्यूलर मास। फिर है इक्विवेलेंट्स, तो इक्विवेलेंट्स मैंने आपको बोला है W बाई ई, इक्विवेलेंट्स किसके बराबर है, W बाई ई, W बाई ई, ठीक है, W बाई ई। तो W से W कटेगा, तो ये किसके बराबर आया, ये आया हमें बराबर, ये ऊपर आ जाएगा, ये E यहां से ऊपर आ जाएगा, तो ये आएगा E बाई मॉलिक्यूलर मास, E बाई मॉलिक्यूलर मास, E डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। M बाई एन किसके बराबर आया, E बाई मॉलिक्यूलर मास, लेकिन E किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास बाई एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर मास बाई एन फैक्टर, E के बदले में लिखूंगा ये मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर, और फिर अपना मॉलिक्यूलर मास ये वाला बड़ा सा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये कटेगा, ठीक है। तो m बाई एन किसके बराबर आया, बताओ जरा, m बाई एन किसके बराबर आया, m बाई एन किसके बराबर आ गया, m बाई एन आया मुझे बराबर 1 बाई एन फैक्टर, 1 बाई एन, 1 बाई एन फैक्टर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में, ठीक है। मोलैरिटी बाई नॉर्मेलिटी होता है बराबर 1 बाई एन फैक्टर के, 1 बाई एन फैक्टर के, ठीक है। और एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगी, ठीक है। मोलस बाई इक्विवेलेंट्स किसके बराबर है, बताओ जरा, मोलस बाई इक्विवेलेंट्स किसके बराबर है, मोलस बाई इक्विवेलेंट्स 1 बाई एन फैक्टर के बराबर है ना, ये भी एक फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट है। मोलस बाई इक्विवेलेंट्स, ये भी 1 बाई एन के बराबर है, 1 बाई एन फैक्टर के बराबर। देखो मोलस बाई इक्विवेलेंट्स या ये m बाई एन, ठीक है, मोलस बाई इक्विवेलेंट्स किसके बराबर आया, 1 बाई एन फैक्टर के। अगर मैं अब इसको कंक्लूड करूं, ठीक है, आप इसको पहले लिखो, ठीक है, काफी अच्छे से सीक्वेंस से लिखना, जैसे मैंने बताया उसी तरीके से लिखना, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं आपको अब ये बताऊं ये सारा किसके बराबर है, हमें क्या आ गया, ठीक है, हमें क्या आ गया है अभी तक क्या क्या मुझे इरेज यहां पे करना है, ये भी
ये आया मुझे लास्ट में किसके बराबर, 1/n फैक्टर के बराबर, ठीक है। ये आया मुझे बराबर 1/n फैक्टर के, 1/n फैक्टर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, देखो फिर से बड़े डब्बे में इसको लिखता हूँ ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ठीक है। ये मैंने लिखा है ऐसे m/n इक्वलेंट मोल्स बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वल टू 1/n फैक्टर, इक्वल टू 1/n फैक्टर। ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप पूछो मत, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे आपको बन जाएंगे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमें निकल के आ गई है। आपको कंसेप्चुअली मैंने आपको समझाया कैसे, बस हमने इसमें क्या किया है, मैनिपुलेट किया है, बस और कुछ नहीं किया है। हमने देखा कि इक्विवेलेंट किसके बराबर है, इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है। अब हम उसके बाद देखेंगे एन फैक्टर क्या होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, सॉल्ट्स में, एसिड्स में, बेस में क्या होता है, ठीक है। तो अगर इसको दो फार्मूलाज में आप अब ब्रेक करता हूं, ठीक है, तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर आएगी, नॉर्मेलिटी किसके बराबर आएगी, जरा बताओ मुझे। यहां पे नॉर्मेलिटी आएगी बराबर किसके बराबर, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। एक फॉर्मूला, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी किसके बराबर, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। उसके बाद देखो कैसे किया मैंने, ये नॉर्मेलिटी को यहां ले आया और ये दिस इंटू दिस हो गया नॉर्मेलिटी। उसके बाद इक्विवेलेंट किसके बराबर है, बताओ जरा, इक्विवेलेंट किसके बराबर है, बताओ। इक्विवेलेंट आपको अगर निकालने हैं वो है बराबर मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स इंटू एन फैक्टर। ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर और इक्विवेलेंट मोल्स इंटू एन फैक्टर, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये अब हमें इसका कंक्लूजन निकल के आ गया है, क्या आया, कंक्लूजन निकल के आ गया है। तो अब हम उसके बाद देखेंगे एन फैक्टर क्या होता है, ये एन फैक्टर भी तो आ गया है यहाँ पे। तो एन फैक्टर किसके बराबर होता है, देखो एन फैक्टर, एन बड़ा लिखूंगा मैं ऐसे, एन फैक्टर, एन फैक्टर, ठीक है। तो देखेंगे हम कैटेगरी 1, 2 एंड 3, ठीक है, 1, 2 एंड 1, 2 एंड 3। पहले देखेंगे एसिड्स का, फिर देखेंगे बेस और फिर देखेंगे सॉल्ट्स का। एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स का देखेंगे, ठीक है। ये एन फैक्टर क्या होता है, देखो अगर एसिड्स में देखना हो तो वहां पे हम देखेंगे नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। उसके बाद बेस में क्या देखेंगे, खुद ही बोलो जरा, तो उसमें देखेंगे नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। और सॉल्ट्स में क्या देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हमने काफी अच्छे से सीक्वेंस में यहां पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या देखेंगे, बताओ जरा, अब हमें इसके बाद क्या देखना है। अगर मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं, अब एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल पहले लेते हैं HCl की, ठीक है, HCl, पहली एग्जांपल HCl। बताओ मुझे कितने H पॉजिटिव आयंस हैं, एक। तो एन फैक्टर क्या होगा, यहां पे मैं लिखूंगा एन फैक्टर, ठीक है, ये एन फैक्टर
यहां से लिखते हैं n फैक्टर क्या होगा इसका 1, इसका n फैक्टर 1 होगा, ठीक है, n फैक्टर 1 होगा। अगर सेकंड एग्जांपल लेते हैं, बताओ जरा H2SO4 में, H2SO4 में कितने H पॉजिटिव आयन्स है 2, तो n फैक्टर क्या होगा 2, ठीक है, तो n फैक्टर 2 होगा, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर उसको क्वेश्चन देना होगा ना काफी अच्छा, अगर आप वो देखेगा कि इसको कितना आता है ये n फैक्टर, ठीक है, तो वो आपको इस पे क्वेश्चन देगा। देखो किस पे, H3, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इस पे देगा 3 पे, H3PO3, H3PO2, H3PO3 और देगा H3PO4, ठीक है। फिर बोलेगा कंपैरिजन मुझे बताओ नॉर्मेलिटी का, सब कुछ सेम देगा, फिर ये और ये देगा, ठीक है। तो इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। देखो कैसे, बताओ मुझे इसका n फैक्टर क्या है, बताओ जरा। H3PO2 का आप बोलोगे 3 है, इसका भी ऐसे 3 है, ऐसे 3 है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट है, इनका स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट। देखो कैसे, इनका स्ट्रक्चर कैसे है वो यहां पे मैं लिखूंगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जब इसका देखते हैं वो ऐसे है कुछ, देखो P डबल बॉन्ड O, एक तो ऐसे फिक्स है, ऐसे एक ऑक्सीजन फिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद ऐसे एक है OH, ठीक है, OH, और फिर कितने H बचे, एक H आ गया और दोनों ऑक्सीजन आ गए, फिर 2 H और बच गए, तो ये एक H ऐसे आएगा और एक H ऐसे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ H पॉजिटिव आयन्स कहां से आएगा, यहां से, तो कितने H पॉजिटिव आयन्स आएंगे, यहां से कितने H पॉजिटिव आयन्स आ सकते हैं, एक ही H पॉजिटिव आयन आ सकता है। तो इसका n फैक्टर कितना है, फिर इसका n फैक्टर 1 है, इसका n फैक्टर 1 है, ठीक है, इसका n फैक्टर 1 है। तो अगर अब हम H3PO3 लिखेंगे तो H 3 है, ऑक्सीजन कितने हैं 3, ठीक है। तो H3PO3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आएगा, ऐसे ही। तो कितने H पॉजिटिव आयन्स आ सकते हैं, यहां से एक, यहां से एक, तो यहां पे कितने H पॉजिटिव आयन्स आएंगे 2, तो इसका n फैक्टर कितना होगा 2, ठीक है, इसका n फैक्टर 2 होगा, ठीक है। H3PO4 ऑक्सीजन 4 है, तो कितने 1 2 3 और 4 ऐसे, तो कितने H पॉजिटिव आयन्स आ सकते हैं 1 2 और 3, तो 3 H पॉजिटिव आयन्स यहां से दे सकता है, तो इसका n फैक्टर कितना होगा 3। अगर अब आपको वो बोलेगा कंपैरिजन मुझे बताओ नॉर्मेलिटी का, तो बता सकते हो ना काफी अच्छे से, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम अगर उसने कर दिया, ठीक है। तो उस तरीके के क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है, और बन सकते हैं काफी इजीली, आपको यहाँ पे गलत करवा सकता है वो। उसका काम ही ये होता है कि स्टूडेंट कहाँ पे गलती करे, ठीक है। एग्जामिनर का यही मोटिव रहता है कि उसको कहाँ पे गलती हो जाए, वो तो किसी का रिलेटिव तो नहीं होता है ना, वो चाहेगा ही गलती हो जाए, तो उसी का नाम होता है कंपटीशन, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या किया जाता है, ऐसे पेपर थोड़ी ना सेट किया जाएगा कि उसको ठीक होना चाहिए, उसने मेहनत किया, नहीं, वो चाहता है कि वो गलती कहाँ पे करे, ठीक है। तो ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा। देखो इसमें आप कैसे कर सकते हो, देखो इसमें 4 ऑक्सीजन है, इसका मतलब है n फैक्टर 3 है, एक कम करके इसमें 3 ऑक्सीजन 3 है, इसका मतलब क्या है 2 H पॉजिटिव देगा, ठीक है। इसके 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब 1 ऑक्सीजन ये देगा, 1 H पॉजिटिव आयन देगा, ठीक है। तो इसका ऐसे ही रखो, जितने ऑक्सीजन उससे एक कम, ठीक है। 2 यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मतलब 1, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन मतलब 2, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन मतलब 3, ठीक है। तो इस तरीके से इस पे काफी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे बेस पे। मुझे उम्मीद है आपने ये काफी अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने ये काफी अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बेस का। देखो पहले ही अगर मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं NaOH,
बताओ Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो एक OH, ठीक है, एक OH यहां से निकलेगा, तो इसका N फैक्टर कितना है, फिर N फैक्टर इसका 1 है, सिंपल सी बात है, ठीक है। Mg2 या ऐसे MgOH twice, ठीक है, सीधे सीधे दिख रहा है, कितने OH नेगेटिव आ सकते हैं यहां से, 2, तो N फैक्टर कितना होगा इसका 2, इसका N फैक्टर 2 होगा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे और एक एग्जांपल अगर देगा AlOH3, तो इसका N फैक्टर कितना है, N फैक्टर कितना है 3, N फैक्टर इसका कितना है 3, ठीक है। तो उसके बाद अब हम सॉल्ट्स पे जाते हैं, काफी यहां से भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब हम सॉल्ट्स पे देखेंगे, पहले देखते हैं NaCl, ऐसे ही NaCl बदनाम सा सॉल्ट है, NaCl, मैंने बोला है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव एक ही को कंसिडर करना है, दोनों को नहीं, अगर दोनों को किया तो डबल हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो एक ही को कंसिडर करना है, देखो कितने Na पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज कितनी है, एक ही है, तो इसका N फैक्टर कितना होगा, एक ही होगा, तो N फैक्टर में यहाँ पे 1 लिखूंगा, ठीक है, इतना क्लियर है। तो N फैक्टर में इस तरीके से लिखूंगा। तो अगर अब मुझे MgCl2 लिखना है यहां से, MgCl2 बताओ इसका N फैक्टर कितना होगा, चार्ज बताना है, Mg पे क्या चार्ज आएगा, +2, कितना आएगा +2 कितना आएगा +2, या Cl माइनस और Cl माइनस, तो -2 -1 तो -2 हो गया, ठीक है। तो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज यहां पे हमें कंसीडर करना है, तो +2 आया, तो इसका N फैक्टर कितना होगा, N फैक्टर होगा 2, ठीक है, N फैक्टर 2 होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपने ये लिखा है, ठीक है, इसको आप लिखो, उसके बाद हम काफी इंपॉर्टेंट देखते हैं, देखो क्या देखेंगे। उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि ये वाली एग्जाम्पल Al2, यहां पे Al2SO4 थ्राइस, बताओ इसका N फैक्टर कितना होगा, Al2SO4 थ्राइस का N फैक्टर कितना होगा। देखो चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। SO4 पे क्या चार्ज होती है, -2 होती है ना, SO4 पे -2, तो 3 पे कितना होगा, 2 2 और 2 हो गए 6, तो -6, तो इसका N फैक्टर कितना होगा, -6, ठीक है। इसका N फैक्टर होगा 6, चार्ज -6 होगा इस पे, तो N फैक्टर इसका 6 है, ठीक है। लेकिन ऐसे आपको डिफिकल्टी हो सकती है, तो आपको करना क्या है, आप Al2 एंड 2 एंड 3 को मल्टीपल कर दो, 3 × 2 कितना हुआ 6, ठीक है। सॉल्ट्स में ऐसे अगर कोई था AXBY, बताओ इसका N फैक्टर कितना है, इसका N फैक्टर कितना है, X × Y, इसका N फैक्टर है X × Y, इसका N फैक्टर है, ठीक है, ये इसका N फैक्टर है, काफी इजी है ये, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखना है N फैक्टर, काफी अच्छे से क्वेश्चंस का ख्याल रखना है, N फैक्टर कैसे फाइंड आउट, यहाँ पे काफी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, कंपैरिजन टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं N फैक्टर से, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या देखेंगे बताओ जरा, अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, अब हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब हम इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आ सकते हैं। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, बेसिक सी एग्जांपल्स हैं, ठीक, देखते हैं थोड़ा फील आ जाए। 6 ग्राम ऑफ CH3COOH इन 400 ml ऑफ वाटर, ठीक है, और सेकंड है 9.8 ग्राम ऑफ H3PO4 इन 4 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो इनकी मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी हमें निकालनी है, ठीक है। पहले देखेंगे मोलैरिटी क्या हो, मोलैरिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोलर्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोलर्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन,
डेफिनेशन उसको याद रखो, बस फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो ये हमारा सोल्यूट है CH3COH, तो 6 ग्राम उसने दे के रखे। पहले मोल्स निकालेंगे, तो मोल्स कितने हैं इसके, 6 डिवाइड बाय गिवन मास, 6 डिवाइड बाय मोलर मास CH3COH, इसका 60 होता है। कितना होता है, 60। 1 1 हो गए 0.1, 0.1 मोल्स। कितने हैं, 0.1 मोल्स। तो मोलैरिटी यहाँ पे 0.1 मोल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो कितने लीटर है, 400 ml कितने लीटर होते हैं, 0.4 लीटर। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर दो 400 को। ठीक है, 400 ml को 1000 से डिवाइड कर दो तो लीटर बनेगा। तो ये आएगा 4/10, 0.4 लीटर। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.4। ठीक है, तो मोलैरिटी किसके बराबर आएगी, बताओ ज़रा। मोलैरिटी किसके बराबर आएगी, यहाँ पे मोलैरिटी 1/4 की आएगी ना, 1/4 है ना, 1 10 और 10 से अगर आप मल्टीपल यहाँ से भी और यहाँ से भी करोगे तो ये आएगा 1/4। तो 1/4 कितना होता है, 0.25 मोलर। तो मोलैरिटी किसके बराबर आई, मोलैरिटी किसके बराबर आई, यहाँ पे मैं सीधे लिखता हूँ इसको। तो मोलैरिटी आई मुझे बराबर 0.25 मोलर। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है, नॉर्मेलिटी होती है बराबर n फैक्टर इंटू मोलैरिटी होती है ना। नॉर्मेलिटी होती है n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। मोलैरिटी हमने निकाली है, n फैक्टर बताओ CH3COH का, इसका n फैक्टर क्या है बताओ। CH3COH, CH3 क्या है, CH3COH, इसका n फैक्टर है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो यहां से ये आता है, ये ऐसे आता है ना इसका, CH3CO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका n फैक्टर है 1। कितना है, 1। तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर होगी, नॉर्मेलिटी है n फैक्टर है 1 और मोलैरिटी है 0.25। 1 इंटू 0.25 हो गया इतना ही, 0.25 नॉर्मल, 0.25 नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, तो काफ़ी इजी था ये, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे कोई, तो काफ़ी इजी था ये, यहाँ पे कोई बड़ा काम नहीं किया हमने, काफ़ी इजी से देखा कि नॉर्मेलिटी n फैक्टर इंटू मोलैरिटी, तो फिर मोलैरिटी पहले निकाली और इसका n फैक्टर निकाला। ठीक है, तो काफ़ी इजी था। अब सेकंड पार्ट इसका देखते हैं, इसको आप लिखो। ठीक है, तो अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 9.8 ग्राम ऑफ H3PO4, 9.8 ग्राम ऑफ H3PO4 इन 4 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी हमें निकालनी है, तो उसी तरीके से हम पहले मोलैरिटी किसके बराबर होती है बताओ। मोलैरिटी होती है बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मोल्स किसके बराबर होते हैं, 9.8 गिवन मास बाय मोलर मास कितना है, H3PO4 का मोलर मास है 98। कितना है, 98। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 98। उसके बाद डिवाइड में नंबर आ गए, ये मोल्स आ गए, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, यह है गिवन मास और इसका मॉलिक्यूलर मास है 98, हो गए मोल्स। प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं, कितने लीटर है, 4 लीटर, तो 4। ठीक है, तो 9.8 डिवाइड बाई 98 आ गया 0.1, 0.1/4, 0.1/4 क्या आया, 0.1/4। तो ये आएगा मुझे बराबर 0.025 मोलर। ये मोलैरिटी मुझे निकल के आ गई है, मोलैरिटी 0.025 मोलर। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी n फैक्टर इंटू, ऐसे में बहुत बार इसको n फैक्टर इंटू मोलैरिटी,
एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। एन फैक्टर आप किसका निकालना है, H3PO4। H3PO4 का एन फैक्टर क्या है, मैंने अभी बोला है ऑक्सीजन 4 है, तो इसका मतलब है एन फैक्टर 3 होगा। ठीक है, एन फैक्टर कितना होगा, अगर इसका स्ट्रक्चर फिर से मैं बताऊं ऐसे, कितने OH, कितने H पॉजिटिव देगा, 1 2 3, H पॉजिटिव कितने हैं, 3, तो इसका मतलब एन फैक्टर इसका 3 है, तो ये 3 इंटू मोलैरिटी क्या है 0.025, 0.025, तो वो आएगा बराबर 0.075 नॉर्मल। तो ये मुझे नॉर्मलिटी आ गई है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी इजी क्वेश्चन आएंगे। ये हमने थोड़ी इलस्ट्रेशंस देखी है काफ़ी। जब हम आगे वो मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, मास रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे, फिर हम इनको कोरिलेट करेंगे। ठीक है, कोरिलेट कैसे करेंगे, मास और वॉल्यूम को, किससे, डेंसिटी से, तो उस पे वहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे फिर। ठीक है, तो डेंसिटी के रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो भी हम काफ़ी अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 moles ऑफ Al2SO4 thrice in 6 liter of water, calculate molarity, normality and % W/V of solution। ठीक है, तीनों अभी हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो पहले मोलैरिटी, पहला पार्ट जो है मोलैरिटी का, मोलैरिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो मोल्स 3 है, प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम देके रखा है 6, हाँ 6 हो गया 0.5 मोलर, निकल के आ गया एक। अब नॉर्मेलिटी है सेकंड पार्ट, सेकंड है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है बताओ, एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी, लेकिन यहाँ पे एन फैक्टर कितना है, Al2SO4 थ्राइस, मैंने आपको बोला है Al2SO4 थ्राइस का एन फैक्टर क्या होगा, Al2SO4 थ्राइस का एन फैक्टर 3 इंटू 2 हो गया 6, तो एन फैक्टर इसका 6 है। तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर होगी, नॉर्मेलिटी होगी बराबर 6 इंटू 0.5 कितना आएगा, 6 5 30, तो 3 आएगा, 3.0 नॉर्मल। ठीक है, 3.0 नॉर्मल। ठीक है, तो ये हमने मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इसकी निकाली है। अब उसके बाद तो थर्ड है अब % W/V, वो किसके बराबर है, पहले मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट, उसने तो मोल्स दे के रखे हैं, और Al2SO4 का मोल्स दे के रखे हैं। ठीक है, कितने मोल्स है, 3 मोल्स, कितने मोल्स है, 3 मोल्स। तो मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास वो होगा बराबर n इंटू मॉलिक्यूलर मास, W के बराबर होगा ना, W इसी के बराबर होगा ना, n इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो मोल्स किसके हैं, कितने, 3 इंटू मोलर मास ऑफ Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस का मोलर मास कितना होता है, 342, वो दे के रखेगा वहीं से, कितना होता है 342। ठीक है, तो इसको ज़रा मल्टीपल करो, 3 2 6, 3 4 12, 3 4 12, 3 3 9 एंड 10, 1026 किसके बराबर, कितना आया 1026 इतना मास है। ठीक है, तो 1026 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है 6 लीटर, तो 6 लीटर को 6
ऐसे 6 लीटर, ml में हम परसेंट W/V ml में निकालते हैं, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फॉर्मेलिटी क्या होती है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। पहले मैं यही इसी पे लिखता हूं, फॉर्मेलिटी क्या होती है। देखो, number of formula units divided by volume of solution in liter, ठीक है, इतना क्लियर है। ये मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखी है, यही फॉर्मूला, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, बस उसके बगैर मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला। तो उसके बाद है यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। ये क्या होता है? तो फॉर्मूला यूनिट्स बराबर होते हैं गिवन मास, जैसे हम मोल्स निकालते थे वैसे ही यहां पे भी निकालना। गिवन मास तो W से रिप्रेजेंट कर देंगे, और फॉर्मूला मास, फॉर्मूला वेट लिखो, फॉर्मूला वेट, गिवन मास बाय फॉर्मूला वेट। तो इसको ऐसे में लिखता हूं W/mf। जैसे हम मोल्स लिखते थे गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, यहां पे गिवन मास बाय फॉर्मूला मास, ठीक है, फॉर्मूला वेट, ठीक है। तो यहां पे ये है। तो ये फॉर्मूला वेट क्या होता है, फॉर्मूला वेट क्या होता है, उससे पहले इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करते, तो फॉर्मूला पहले लिख लेते, उसके बाद मैं बताऊंगा ये फॉर्मूला वेट क्या होता है, ठीक है। तो इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं फॉर्मूला यूनिट्स को, सो W/mf इंटू V लीटर, ऐसे W/mf इंटू V। तो अगर यहां पे V है मेरा लीटर में, अगर मुझे इसको ml में वहां पे दे के रखा है या ml में कन्वर्ट करना है, तो यहां से मैं 1000 से इसको मल्टीपल करूंगा, ठीक है। तो अब यहां पे जो V है ये ml में है, ठीक है। तो फॉर्मूला जो फॉर्मेलिटी है वो इसके बराबर आ गई है। तो फॉर्मेलिटी में ऐसे यहां पे लिखूंगा किसके बराबर आ गई है, फॉर्मेलिटी Fi है मैं बराबर W इंटू 1000 डिवाइड बाय mf इंटू V। थोड़ी फॉर्मूला ये जजनी चाहिए कैसी है, कैसी बनाई है हमने, ठीक है। तो इसको डब्बे में ऐसे रखेंगे, ऐसे और एक डब्बा लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमें फॉर्मेलिटी आ गई है, ठीक है, फॉर्मेलिटी इसके बराबर है। लेकिन अब ये फॉर्मूला वेट क्या है, ठीक है। तो यहां पे जब आएगा तो फॉर्मूला वेट लिखना है, तो वो पता होना चाहिए ना वो किसके बराबर होता है, तो वही देखेंगे ये फॉर्मूला वेट क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखो, अब ये हमें फॉर्मूला आ गई है, ठीक है। लेट अस सपोज NaCl, पहले ये एग्जांपल लेते हैं NaCl की, NaCl किसकी, NaCl की, NaCl। इसका मोलर मास कितना है, 58.5, इसका मोलर मास है 58.5, ठीक है। इतना तो क्लियर है, इतना तो सबको पता है। लेकिन अगर मैंने इसको वाटर में डाला, इसके आयन्स कैसे होंगे फिर, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ऐसे होगा ना, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। तो Na का मॉलिक्यूलर मास
Na का मास कितना है, वो है 23 और इसका कितना है 35.5। तो ये कितना आया, ये भी इसी के बराबर आ गया 58.5 ग्राम। ठीक है, तो ये भी इसी के बराबर आ गया। हमें जो ये फॉर्मूला वेट है ये मॉलिक्यूल का नहीं लिखना है, ये हमें आयंस का लिखना है। किसका लिखना है, आयंस का। ठीक है, तो हमेशा जहन में रखना है कि जो मॉलिक्यूल का मोलर मास है वो नहीं लिखना है, किसका लिखना है, आयंस का। ठीक है, तो इसी पे और एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा। लेट अस सपोज एग्जांपल है CH3COOH। ठीक है, जब हम इसको बेंजीन में बनाते हैं एक सॉल्यूशन, बेंजीन में C6H6 इन बेंजीन। ठीक है, इन बेंजीन, ये है बेंजीन नॉन पोलर। क्या है, नॉन पोलर। और ये क्या है, पोलर, है पोलर और ये नॉन पोलर। ठीक है, यह पोलर और यह नॉन पोलर, यह नॉन पोलर। ठीक है, वहां पे क्या होता है, वहां पे ये डाइमराइज होता है। क्या होता है, डाइमराइज। ये होता है डाइमराइज। ये CH3COOH ये क्या होता है, ये डाइमराइज होता है। ये होता है जब इसका सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो ये होता है डाइमराइज। डाइमराइज। तो इसका जो अब मास होगा ना, वो क्या होगा, उसी को कहते हैं MF। MF किसके बराबर होगा, अब ये तो 2 बन गए, ये तो ऐसे बन गया 2 CH3COOH। ठीक है, तो ये जो इसका मास होगा उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला वेट। ठीक है, तो फॉर्मूला वेट क्या होगा, 2 मोलर मास ऑफ CH3COOH। तो इसका मोलर मास कितना है, 60। CH3COOH का मोलर मास कितना है, 60। तो 60 वो आ गया 120। फॉर्मूला वेट कितना आया, 120। पहले कितना मुझे था इसका, पहले 60 ही था, लेकिन ये डाइमराइज हुआ तो उसके बाद इसका जो फॉर्मूला वेट है वो कितना हुआ, 120। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर कभी बेंजोइक एसिड को बेंजीन में हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहां पे क्या होता है, वो डाइमराइज होता है। तो उसी तरीके से ये भी होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको फॉर्मेलिटी के रिलेटेड आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम वही देखेंगे। देखो क्वेश्चंस, पहला जो क्वेश्चन है वो है 5.85 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in enough water to have a 500 ml of solution. Calculate formality of solution. ठीक है, तो मैंने अभी आपको बोला है फॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है, फॉर्मेलिटी होती है बराबर, यहां पे हम लिखेंगे, मैंने आपको बोला है फॉर्मेलिटी होती है बराबर W into 1000 डिवाइड बाय MF into वॉल्यूम। ठीक है, into वॉल्यूम। उसके बाद यहां पे वेट देके रखा है 5.85 ग्राम। तो यहां पे हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, 5.85 into 1000 डिवाइड बाय फॉर्मूला वेट। अगर जब हम इसको वाटर में मिलाते हैं तो आयंस वैसे ही होते हैं। तो मैंने आपको अभी जो एग्जांपल से समझाया है तो उनके आयंस का हमें मास लेना है, तो उसका क्या आएगा, उसका भी सेम आएगा 58.5। तो यहां पे हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं 58.5 इंटू वॉल्यूम ml में लेना है, क्योंकि यहां पे हमने 1000 लिया तो 500 ml। तो यहां पे हम 500 ml लिखते हैं। ठीक है, यहां से 2 0, यहां से 2 0 कट गए। ठीक है, 5.85 तो ये आएगा 1/2। ठीक है, 1 ये आएगा 2। तो क्या आएगा इसके बाद, तो ये और ये भी कटेगा, आएगा बराबर 0.1 into 2। ठीक है,
0.1 इंटू 2, तो फॉर्मेलिटी किसके बराबर आई? फॉर्मेलिटी आई बराबर 0.2 फॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, ये काफी इजी क्वेश्चंस है, बस आपको पता होना चाहिए कि डाइमराइज कब हो जाएगा वो। ठीक है, तो वो आप काफी अच्छे से पढ़ोगे। किस में पढ़ोगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ये दे सकता है। देखो क्वेश्चन क्या है। 2.44 grams of benzoic acid is dissolved in benzene to have 1 liter of solution. Calculate formality of solution. तो फॉर्मेलिटी निकालनी है, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताई है, आपको क्या टेंशन है? तो फॉर्मेलिटी F किसके बराबर होती है? W इंटू 1000 डिवाइड बाय MF इंटू वॉल्यूम इन ml। ठीक है, बार बार बोलता हूँ ये ml, यहाँ पे अगर 1000 लिखा है तो ये ml में। ठीक है, W कितना देके रखा है? मास, गिवन मास कितना है? 2.44 ग्राम्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2.44 ग्राम्स, 2.44 इंटू 1000। फिलहाल तो मैंने ये लिखा। अब फॉर्मूला वेट किसके बराबर हो? जब बेंजोइक एसिड को बेंजीन में मिलाते तो वहां पे ये क्या होता है? डाइमराइज जब ये हो जाएगा तो इसका पहला जो मॉलिक्यूलर वेट था वो कितना इसने दे के रखा है? 122। ठीक है, जब डाइमराइज होगा तो जो फॉर्मूला वेट कितना होगा? इसका डबल। मैंने अभी आपको बोला है वो क्या होगा? डबल। ठीक है, तो यहां पे जो MF आएगा, MF वो आएगा 2 इंटू 122। 122 उसने दे के रखा है, तो डाइमराइज जब हो जाएगा तो उसके बाद इसका फॉर्मूला वेट कितना आएगा? 244। ठीक है, तो इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। 244 इंटू 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर कितने ml होते हैं? 1000। तो यहां पे 1000 और 1000 कटेगा। 2.44 डिवाइड बाई 244, तो ये आएगा सीधे 0.01 मोल फॉर्मल। तो फॉर्मेलिटी मेरी ये आ गई है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने ये काफी अच्छे से समझ लिया है। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, फिर हम वॉल्यूम रिलेटेड और मास रिलेटेड टर्म्स को आपस में कोरिलेट करेंगे, देखेंगे रिलेशंस क्या आती है। ठीक है, तो डेंसिटी है वो फैक्टर, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम को रिलेट डेंसिटी करती है, तो डेंसिटी से हम देखेंगे क्वेश्चंस। अभी हमने बेसिक से क्वेश्चंस किए हैं, जब हम मास रिलेटेड भी पढ़ेंगे फिर हम काफी अच्छे से एडवांस लेवल पे जाएंगे और आपको कभी क्वेश्चंस की कोई मतलब आपको हर किसी पैटर्न का क्वेश्चन आएगा और हर किसी पैटर्न के क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। मुझे उम्मीद है आपने ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया है। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अगर समझ आया है। ठीक है, बाय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।